तो दोस्तों आज की ये कहानी है शिप्रा नाम की एक लड़की की। शिप्रा पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाया करती थी। शिप्रा की पेंटिंग में मानो जादू था। शिप्रा ने पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट्स की दुनिया में नाम कमाना भी शुरू कर दिया था। उसकी शोहरत धीरे धीरे बढ़ रही थी। शिप्रा को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। वो जब कभी भी मार्केट जाती तो एंटीक पीसेस की तलाश में रहती थी। एंटीक पीसेस के साथ साथ पुरानी ड्राइंग्स को खरीदने का या उन्हें इकट्ठा करने का भी शिप्रा को बड़ा शौक था। एक तरह से ये उसकी हॉबी थी और पेंटिंग तो उसका प्रोफेशन बन ही चुका था। एक शाम की बात है कि शिप्रा अपने घर में बैठी हुई होती है। आसमान में काले काले घने बादल छाए होते हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही होती है और शिप्रा बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रही होती है, लुत्फ उठा रही होती है कि तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ औंधा, कोई विचार आया और उसने जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म की, अपनी चेयर से उठी और सीधे अपने घर को लॉक करके अपनी कार उठाकर मार्केट की तरफ निकल गई। अब ये मार्केट में पुराने कबाड़ मार्केट में चली गई। वहां इसने एक जगह अपनी गाड़ी पार्क की और शॉप बाय शॉप ये दुकानों में जाने लगी। तब एक दुकान पर इसकी नजरें ठहर गई। इसने देखा कि वहां पर एक बूढ़े अंकल बैठे हुए हैं। सामने मेज है, कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं और उनके यहाँ कई सारे एंटीक पीसेस भी रखे हुए हैं। शिप्रा शॉप के अंदर जाती है और जो बूढ़े अंकल होते हैं उनको गुड इवनिंग कहती है। गुड इवनिंग यंग लेडी, रेस्पॉन्स में बूढ़े अंकल भी जवाब देते हैं। अब शॉप के अंदर कई सारी चीजें होती हैं और शिप्रा इन सबको निहारती है। एक एक वस्तु, एक एक ऑब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देख रही होती है कि तभी इसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। इस पेंटिंग में न जाने क्या खिंचाव होता है, क्या अट्रैक्शन होता है। यही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर कि डेस्टिनी ने शायद इस तस्वीर को और शिप्रा को अब मिलाने का फैसला कर लिया था। शिप्रा धीरे धीरे इस पेंटिंग की तरफ जाती है और बूढ़े अंकल से कहती है कि अंकल, ये पेंटिंग कितने की है? बूढ़े अंकल कहते हैं, पुरानी पेंटिंग है और तुम्हें पता ही होगा कि एंटीक पीसेस या पुरानी ड्राइंग्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। फिर भी इस पेंटिंग की कॉस्ट जो है वो 45,000 मैं लगाता हूं। शिप्रा को ये पेंटिंग इतना अट्रैक्ट कर रही थी, उसे अपनी ओर इतना खींच रही थी कि शिप्रा ने पेमेंट करी बूढ़े अंकल को और जो पेंटिंग थी, जो ड्राइंग थी, उसको पैक करा के अपनी कार में रखकर सीधे वापस अपने घर आ गए। अब घर में जिस रूम में ये पेंटिंग किया करती थी, ड्राइंग बनाया करती थी, वहां पर ये इस पेंटिंग को दीवार पर टांग देती है और गौर से इस पेंटिंग को देखने लग जाती है। ये देखती है कि एक कमरा है जिसमें डार्कनेस बहुत ज्यादा है और नीचे की तरफ इस पेंटिंग के कोने में राइट साइड में दाहिनी तरफ एक छोटी बच्ची है जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। अब शिप्रा ड्राइंग को देखती है, पेंटिंग को देखती है और उसके बाद अपना जो पेंटिंग वाला रूम है उसे लॉक करती है, अपना रात का खाना पीना सब करती है। उसके बाद अपने बेड पर आकर सोने की तैयारी करती है। शिप्रा की आंख लग जाती है। रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच
शिप्रा को ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में कोई चल रहा है। टक टक टक। शिप्रा उठती है, लाइट जलाती है, चारों तरफ देखती है, तो उसे महसूस होता है कि ये आवाज जो आ रही है वो उसके पेंटिंग वाले रूम से आ रही है। ये पेंटिंग वाले रूम का दरवाजा अनलॉक करती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि जब ये दरवाजा खोलती है और अंदर एंटर होती है उस रूम के, तो ये चलने की आवाज रुक जाती है, बंद हो जाती है। शिप्रा सोचती है मेरा वहम होगा, वापस से रूम को लॉक करती है और आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। कि तभी इसका जो माइंड है वो रिवर्स होता है, यानी पीछे की बात सोचता है। ये वापस दौड़कर उसी रूम में जाती है, पेंटिंग वाले रूम में, और ध्यान से उस पेंटिंग को दोबारा देखती है। तो क्या देखती है कि जो लड़की वहां पर मौजूद थी उस पेंटिंग में, जिसके लंबे घने बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, अब उसका चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा उठा हुआ था और बाल चेहरे से हट चुके थे। शिप्रा को तो जैसे यकीन ही नहीं होता। शिप्रा मन ही मन सोचती है कि क्या ये उसका भ्रम है, वहम है, कोई इल्यूजन तो नहीं। तो शिप्रा एक काम करती है। शिप्रा अपने मोबाइल से इस पेंटिंग की एक फोटो ले लेती है और रूम से बाहर निकलकर रूम को लॉक करके आकर सो जाती है। सुबह जब ये उठती है तो ये अपने सारे काम करके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, बाहर निकलने से पहले अपने वही पेंटिंग वाले रूम में जाती है। तो क्या देखती है कि वो जो लड़की है जो उस कोने में दिखाई दे रही थी, अब उस कोने में नहीं है। ये देखकर तो शिप्रा का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। वो कहती है लड़की तो यही थी, आखिर पेंटिंग से बाहर कैसे चली जाएगी। पेंटिंग को देखती है, उसको दीवार से निकालकर उसके आगे पीछे अलट पलट कर देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब तभी इसे याद आता है कि इसने रात को जब 1:30-2 बजे ये उठी थी तो एक फोटो ली थी मोबाइल में इस तस्वीर की, इस पेंटिंग की। तो वो जब पेंटिंग की जो फोटो होती है मोबाइल में गैलरी में देखती है तो वहां पर भी वो लड़की मौजूद नहीं होती। अब शिप्रा को कुछ डर का एहसास होने लग गया था। उसे यह लगने लग गया था कि कुछ तो अलग हो रहा है जो मेरी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही, जो मेरा ब्रेन मुझे बता नहीं पा रहा। शिप्रा को अब ये सॉल्व करना था कि आखिर ये मिस्ट्री क्या है। तो ये बूढ़े अंकल के पास वापस जाती है। तो वहां जैसे पिछली बार जब ये गई थी तो शॉप बाई शॉप ये घूमती हुई गई थी, लेकिन इस बार इसे वो शॉप नहीं दिखती। ये 2 बार 3 बार 4 बार चक्कर लगाती है, लोगों से पूछती है, लेकिन इस तरह की कोई भी शॉप मौजूद ही नहीं थी। कोई बूढ़े अंकल वहां पर जिस तरह का गेटअप शिप्रा लोगों को बता रही थी, बाकी दुकानदारों को, वो कहते हैं इस तरह के तो कोई भी सज्जन यहां पर दुकान खोले नहीं बैठे, कभी भी नहीं बैठे। शिप्रा वापस आ जाती है घर में और घर आकर ही अपने दोस्त रोशन को फोन करती है। रोशन को बताती है कि इसके साथ क्या क्या हुआ और शॉप पर जो दोबारा गई है उसके बारे में भी बताती है। रोशन कहता है तुम चिंता ना करो, मैं आता हूं। कुछ ही देर में रोशन शिप्रा के घर आ जाता है। दोनों बातें करते हैं, दोनों इसी बारे में बातें करते हैं। रोशन उस चित्र को ध्यान से देखता है, उस पेंटिंग को, उस ड्राइंग को, और कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा वहम है, ये तो खाली एक रूम की पेंटिंग है, लड़की देखो ना इसमें है, और जो तुमने फोटो ली है मोबाइल से उसमें भी नहीं है। कहीं तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। अब शिप्रा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लड़की थी, पहले उसका चेहरा बालों से ढका था और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा उठने लगा और बाल उसके चेहरे से हट गए और बाद में वो लड़की ही इस पेंटिंग से चली गई।
काफ़ी दोनों आपस में डिस्कस करते हैं इस बारे में, और उसके बाद वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस पेंटिंग को जला दिया जाए। तो रोशन पेंटिंग को लेता है और शिप्रा के घर के पीछे जाकर वो उस पेंटिंग को जला देता है। शिप्रा भी साथ में ही होती है, जला देता है, बिल्कुल वो राख बन जाती है। इसके बाद रोशन कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, हमने इसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। लेकिन जब ये घर के अंदर पहुंचते हैं तो घर की दीवारों पर, हर दीवार पर, जो पेंटिंग वाला रूम होता है उसकी हर दीवार पर, यानी चारों दीवारों पर एक ही चीज लिखी होती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये देखकर शिप्रा और डर जाती है। तो रोशन कहता है, लगता है हमारे पीछे से किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। शिप्रा कहती है, रोशन मेरे घर में तो वैसे भी कोई नहीं आता, जब मैं तुम्हें बुलाती हूं तब तुम आते हो। तो रोशन कहता है कि देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे यहां चल सकती हो, और इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो हम अपने घर पे, यानी मेरे घर में बैठकर सोच सकते हैं। शिप्रा को रोशन की ये बात ठीक लगती है और वो रोशन के साथ उसके घर चली जाती है। अभी ये गई ही होती है, 2-4 घंटे इसको रोशन के साथ हुए ही होते हैं कि इसके पड़ोस का फोन आता है। जो शिप्रा होती है उसके घर के पड़ोसियों का फोन आता है, और फोन पर इसे पता चलता है कि इसके घर में आग लग गई है। ये दौड़ी दौड़ी रोशन के साथ अपनी गाड़ी में तेजी से वापस आती है और देखती है कि इसका घर बुरी तरह से जल चुका था। शिप्रा वहीं हताश, मायूस सी बैठ जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ, मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। मेरे घर के साथ साथ मेरे एसेट्स, मेरे एंटीक पीसेस, मेरी पेंटिंग्स सब जलकर तबाह हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आती है, शिप्रा, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। रोशन जब ये मंजर देखता है कि इसका घर जल चुका है, सब कुछ अभी बर्बाद हो चुकी है, तो रोशन शिप्रा को उसी हालत में छोड़कर भयभीत और डरता हुआ वापस चला जाता है। शिप्रा उसे रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो कहता है कि कहीं शिप्रा ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है, कहीं ये मेरे साथ भी घटित ना होने लग जाए। मुझे तो लगता है ये पेंटिंग एक कर्ज पेंटिंग है, शापित पेंटिंग है। अब शिप्रा अकेली रह गई थी। अपनी बची हुई जमा पूंजी से शिप्रा उस घर को कुछ दिनों में ठीक कराती है। कुछ दिन पीजी में रहती है और करीब 1-1.5 महीने उसको लगते हैं अपने घर को रेनोवेट करने में। उसके बाद वो अपने घर वापस आती है, और घर में जब वो आती है अपने उसी पेंटिंग वाले रूम में, तो क्या देखती है कि उसकी दीवार पर वही तस्वीर लगी हुई है, और वो लड़की उसी पेंटिंग में बैठी हुई है। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस पेंटिंग में नीचे लिखा था, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शिप्रा ने अब इसे अपनी डेस्टिनी मान लिया था, और शिप्रा ये सोच बैठी थी कि अब मैं जितना भी जीऊंगी तो इसी घर में। और तब वो जोर जोर से चिल्लाती है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी और तुम भी मेरे साथ इसी घर में रहोगी। तब एक आवाज आती है, अब तुम समझी दीदी। और ये वो आवाज थी जिसने शिप्रा को अंदर तक झोंक दिया, हिलाकर रख दिया। उसे बरसों पुरानी वो बात याद आ गई जब वो छोटी हुआ करती थी। तब इसने अपने से छोटी एक बच्ची को, जो इसके साथ खेल रही थी, धक्का देकर छत से गिरा दिया था, और वो बच्ची नीचे गिरकर मर गई थी। और शिप्रा को ड्राइंग बनाने का, आर्ट्स बनाने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो ये जब करीब 8th या 9th क्लास में थी, तो ये बहुत अच्छी एक आर्ट बनाती है, और वो आर्ट वही पेंटिंग होती है
जिसमें एक कमरा होता है जो काफी डार्क होता है और एक कोने में एक लड़की बैठी होती है, छोटी बच्ची बैठी होती है और उसके चेहरे को उसके बाल ढके हुए होते हैं। तो ये वही छोटी बच्ची थी जो गिरकर मर गई थी और वो डार्क रूम वही कमरा होता है, वही घर होता है जिसकी छत से इसने उस बच्ची को गिराया था। और अब कई सालों बाद ये भूल चुकी थी। इस पेंटिंग को इसने स्कूल में बनाया था और स्कूल वालों ने इसे रख लिया था और स्कूल से ये पेंटिंग कहाँ कैसे पहुंची कोई नहीं जानता, लेकिन ये पेंटिंग वापस शिप्रा ने ही खरीदी 45,000 रुपए में। अपनी डेस्टिनी, अपना बैड लक इसने खरीदा और अब इसे सब याद आ चुका था कि ये तो इसी की बनाई हुई वो ड्राइंग है और ये सच है कि ये बच्ची मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। आशा करता हूं कि आपको ये घटना पसंद आई होगी। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस, घटनाएं सुनने और देखने को मिले। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।